तो आज हम लोग करते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधियाँ हैं उनमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, तो ये जो ब्रेडिंग आर्क विधि होता है, ये विधि के द्वारा हम लोग कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इस विधि का जो उपयोग होता है वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने के लिए करते हैं। तो ये जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है ये आपको मालूम है धातुओं का होता है। ये धातुओं का द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाना हो तो उसके लिए हम लोग ब्रेडिंग आर्क विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में हमको जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है हम उसका दो छड़ ले लेते हैं। ये दोनों जो छड़ होते हैं ये इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। इन छड़ों को हम लोग 220 वोल्ट के प्रेरण कुंडली के साथ में इसको जोड़ देते हैं। ये 220 वोल्ट का प्रेरण कुंडली है। ये इस प्रेरण कुंडली के द्वारा यहाँ पे हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे। ये दोनों जो छड़ होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम में डूबा हुआ होता है। परिक्षेपण माध्यम के रूप में सामान्यतः जल का ही उपयोग किया जाता है। ये परिक्षेपण माध्यम है जल, और ये जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो चारों ओर से बर्फ के आवरण से ढका हुआ होता है। ये बर्फ है, इस बर्फ के आवरण से ये चारों ओर से ढका हुआ रहता है ताकि ठंडा रहे। ये बर्फ का आवरण है। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोडों की सहायता से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, चिंगारी उत्पन्न करवाते हैं यहाँ पे, तो उस विद्युत आर्क उत्पन्न होने पर, चिंगारी उत्पन्न होने पर क्या होता है, ये जो धातु की जो छड़ें होती है वो पिघल जाती है और पिघल करके धुएं के रूप में जो है वो ऊपर की ओर निकलने लगता है, बाहर की ओर निकलने लगता है। तो चूंकि ये पूरा चारों ओर से बर्फ के आवरण से ढका हुआ रहता है, इसलिए ये धातु का जो वाष्प होता है, वो धातु का वाष्प जो होता है वो बर्फ के द्वारा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के ये छोटे छोटे कणों के रूप में जो परिक्षेपण माध्यम रहता है उस परिक्षेपण माध्यम में ये संघनित होने लगता है। तो इस प्रकार से इसके संघनन होने से इसमें कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन होता है, जो शुरू क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है वो अस्थायी होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जल होता है उसमें थोड़ी मात्रा में हम लोग KOH को मिला देते हैं। ये जो KOH होता है ये इस विलयन के, कोलाइडी विलयन जो बना हुआ है उस कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से ये ब्रेडिंग आर्क विधि था। इस ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा हमने धातुओं का हमने क्या कर लिया, कोलाइडी विलयन बना लिया। सेम इसी प्रकार से एक और विधि हम देखते हैं, पेप्टिकरण विधि। तो पेप्टिकरण विधि जो होता है, इस विधि में हमको जिस किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना रहता है उस पदार्थ का हम लोग ताजा अवक्षेप लेते हैं, तुरंत का तुरंत बना हुआ अवक्षेप लेते हैं, और फिर उस अवक्षेप में हम समान आयन वाले
विद्युत अपघट्य जो होता है उसका हम लोग तनु विलयन मिला देते हैं। जो ताजा अवक्षेप लेंगे उस ताजा बने हुए अवक्षेप में समान आयन वाला कोई भी एक विद्युत अपघट्य का हम लोग तनु विलयन उसमें मिलाते हैं, जिसे हम लोग पेप्टिक कारक कहते हैं। तो पेप्टिक कारक मिलाने से क्या होता है, जो पेप्टिक कारक मिलाने पर यहां पर स्कंदन के ठीक विपरीत क्रिया होता है। जो पेप्टिकरण की जो क्रिया होता है वो स्कंदन के ठीक विपरीत क्रिया होता है। इस क्रिया में जो अवक्षेप होता है वो अवक्षेप विद्युत अपघट्य के विलयन में घुल जाता है और घुल करके वो ऊपर छोटे छोटे कणों के रूप में, कोलाइडी कणों के रूप में जो परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी जो विद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है उसमें तैरने लगता है और तैरते हुए वो कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है। जैसे मान के चलिए यहां पर मेरे पास में ये ताजा अवक्षेप है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो इस ताजा बने हुए अवक्षेप में मैं मिला रहा हूं FeCl3 का तनु विलयन मिला दे रहा हूं इसमें। तो इस विलयन मिलाने पर क्या होगा, ये जो विलयन जो रहेगा उस विलयन में अवक्षेप घुलेगा और अवक्षेप घुल करके ऐसे कणों के रूप में जो Fe3+ आयन होगा, ये सब जो दिख रहा है आप लोगों को सब ये Fe3+ आयन है, फेरिक आयन है। ये फेरिक आयन जो होगा वो फेरिक आयन FeCl3 जो है उसके तनु विलयन में ऐसे गति करने लगेगा, ये घुल करके ये इसमें गति करते हुए कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर FeCl3 जो होगा वो FeOH थ्राइस के लिए पेप्टिक कारक का काम कर रहा है। इस पेप्टिक कारक में ये ताजा अवक्षेप घुला और घुल करके जो नीचे अवक्षेप पहले था उसमें जब डाले उस समय नीचे था, लेकिन बाद में घुलते घुलते ये ऊपर आ गया और ऊपर आकर के जो पेप्टिक कारक माध्यम था उस माध्यम में ये तैरते हुए कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से ये दूसरी विधि बताया मैंने आप लोगों को, पेप्टिकरण विधि। इसी प्रकार से एक और है यहाँ पर दूसरे, अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक में लेके चलते हैं। चलिए देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पे वैद्युत कण संचलन। क्या होता है, जब हम लोग एक U आकार की नली लेते हैं और इस U आकार की नली में इलेक्ट्रोडों को डुबा करके, ये इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और दूसरा जो है वो कैथोड है, और फिर इसमें हम लोग यहाँ पर कोलाइडी विलयन जो होता है उस कोलाइडी विलयन को भर देते हैं। कोलाइडी विलयन को इसमें हमने भरा। तो मान लीजिए इसमें जो कोलाइडी विलयन मैंने भरा हुआ है वो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है। ये कैथोड है और ये जो है वो एनोड है। इसका संबंध जैसे पिछली बार बताया था वैसे यहाँ पे भी 220 वोल्ट के प्रेरण कुंडली से है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो आर्सेनिक सल्फाइड के जो ऋणावेशित आयन होते हैं वो ऋणावेशित आयन एनोड की ओर गति करने लगता है। ये एनोड की ओर जाने लगते हैं
और एनोड पर पहुंच करके अपना जो आवेश होता है उस आवेश को एनोड को प्रदान कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं, एनोड को दे देते हैं और यहां पर वो स्कंदित हो जाते हैं उदासीन होकर के। ये स्कंदित कण है इसके। जो आर्सेनिक सल्फाइड का ये ऋणावेशित AH2S3 का ये ऋणावेशित कण जो है, ये कण एनोड की ओर जाते हैं और एनोड पर जाकर के जैसे ही वो एनोड पे पहुंचते हैं तो एनोड पर पहुंच करके वो अपना जो आवेश होता है उस आवेश को एनोड को दे देते हैं और वहां पर फिर वो अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी अवक्षेपित होने की क्रिया को हम कहते हैं क्या? स्कंदन कहते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कोलाइडी विलयन जो होता है वो कोलाइडी विलयन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन के कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। एनोड पर धनावेश है और इन सभी में कणों में ऋण आवेश है, ये ऋण आवेशित है। यहां पर कैथोड पर एक भी कण नहीं आया। सारे के सारे कण जो है आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के समस्त कण जो हैं वो केवल एनोड पर आया, कैथोड पर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं उसके कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, दोनों आवेश नहीं होता। या तो वो धन आवेशित होते हैं या तो वो ऋण आवेशित होते हैं। अगर वो धन और ऋण दोनों प्रकार का आवेश होता है इसमें कणों में तो क्या होता, कुछ कण ये कैथोड में भी आता। यहां पर कैथोड पर एक भी कण नहीं आ रहा है, ये सिद्ध करता है कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उस कोलाइडी विलयन के कणों में केवल एक ही प्रकार का आवेश होता है और वो एक ही प्रकार का आवेश होने के कारण में जैसे ही विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं तो वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लग जाते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार का जो गति होता है, इस प्रकार का जो संचलन होता है वही कहलाता है वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इस प्रयोग के द्वारा हम लोग ये जान गए कि भाई कोलाइडी कणों में केवल एक ही प्रकार का आवेश होता है। तो इसलिए इस वैद्युत कण संचलन के द्वारा हम यहाँ पर कोई भी जो कोलाइडी विलयन होता है उसकी प्रकृति बता सकते हैं कि वो धन आवेशित है कि वो ऋण आवेशित है। उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग इस प्रयोग के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर हम लोग इस प्रयोग के द्वारा कोलाइडी कणों को स्कंदन भी कर सकते हैं, उसका स्कंदित भी कर सकते हैं, उसको स्कंदन की क्रिया भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत कण संचलन प्रयोग के द्वारा हम लोग चाहे तो किसी भी कोलाइडी विलयन की प्रकृति का ज्ञान कर सकते हैं और उसके कणों को स्कंदित भी करा सकते हैं। तो ये था आप लोगों का वैद्युत कण संचलन। तो इस प्रयोग से हमको ये समझ में आया कि जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें आवेश होता है और वो आवेश क्या होता है, समान प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों को वैद्युत कण संचलन। चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है इनका स्थायित्व तो जो है बहुत कम होता है, ये कम स्थायी होता है। लेकिन जब हम लोग इसमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला देते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को मिलाते ही क्या होता है, इनका जो स्थायित्व जो पहले कम था अब वो स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। मतलब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, इसके स्थायित्व की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोग द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रक्षा कर रहे हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की स्थायित्व की। तो ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है या जो रक्षी कोलाइड होते हैं वो उनमें अलग अलग जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व की रक्षा करने की जो क्षमता होता है, रक्षण शक्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। तो उस रक्षण शक्ति को मापने के लिए
जिगमोल्डी नामक वैज्ञानिक था, महोदय जी थे, उन्होंने एक स्केल बनाया, एक पैमाना बनाया। वो पैमाना कहलाता है स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। ये आपको जो गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये एक पैमाना है। जैसे पीएच का पैमाना होता है, उसी प्रकार से गोल्ड नंबर जो होता है, स्वर्ण संख्या जो होता है, ये भी एक पैमाना है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी जो रक्षी कोलाइड होता है या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है, उसके रक्षण शक्ति को मापते हैं। तो किसी भी रक्षी कोलाइड जो रहता है, इस रक्षी कोलाइड का स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा होता है जिसे हम लोग 10 ml मानक गोल्ड विलियन में मिलाने पर 10 ml मानक गोल्ड विलियन लेते हैं और उस 10 ml मानक गोल्ड विलियन में हम लोग मिलीग्राम में रक्षी क्लोराइड की कुछ मात्रा मिला देते हैं। तो ऐसा करने से इस रक्षी क्लोराइड का 1 ml मात्रा जो है वो 10% NaCl के द्वारा होने वाला स्कंदन जो होता है, उस स्कंदन को रोक देता है। अर्थात जो गोल्ड कोलाइडी विलयन होता है उसको लाल भूरे रंग में परिवर्तित होने से रोकता है। गोल्ड का जो कोलाइडी विलयन है, सोने का भी धातु है, सोना धातु है, तो अभी बताया था धातुओं का जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं वो सब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं। तो इस द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, स्वर्ण जो कोलाइडी विलयन है, उसका स्थायित्व कम है। उसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे रक्षी क्लोराइड मिलाएंगे मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में मिलाई गई रक्षी क्लोराइड की वह मात्रा जो कि उसका 1 ml जो होता है वो 10% NaCl के द्वारा स्कंदन को रोकता है। अर्थात उस जो गोल्ड कोलाइडी विलयन होता है उसको लाल भूरे रंग होने से क्या कर देता है, उसको रोक देता है, खराब होने से रोक देता है। क्योंकि जैसे ही स्कंदन होगा, तो अभी बताया जैसे ही स्कंदन होगा वैसे ही ये कोलाइडी विलयन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो गोल्ड कोलाइडी विलयन जो होता है, इस गोल्ड कोलाइडी विलयन को खराब होने से रोकने के लिए हम लोग रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में जितनी मात्रा मिलाते हैं वही उसका स्वर्ण संख्या कहलाता है, गोल्ड नंबर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन होता है, इस एल्ब्यूमिन का स्वर्ण संख्या होता है 0.01 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 10 ml मानक गोल्ड विलयन में 0.01 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन को मिलाता हूं, तो इस एल्ब्यूमिन का 1 मिलीग्राम मात्रा जो होगा वो 10% NaCl के द्वारा होने वाले स्कंदन को क्या कर देगा, रोक देगा। इसका स्कंदन करने की जो, स्कंदन को रोकने की जो क्षमता है वो 0.01 है। इसका प्रत्येक ml मात्रा 1 ml जो होगा वो 10% NaCl के द्वारा होने वाला स्कंदन जो होगा उसको क्या करेगा, रोकेगा। अर्थात गोल्ड कोलाइडी विलयन जो होगा उस गोल्ड कोलाइडी विलयन के को खराब होने से क्या कर लेगा, ये बचा लेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो रक्षी कोलाइड होते हैं, उन अलग अलग रक्षी कोलाइडों की जो रक्षण शक्ति होता है वो रक्षण शक्ति जो है वो अलग अलग होता है, जिसको हम लोग मापते हैं इसको स्वर्ण संख्या के द्वारा, गोल्ड नंबर के द्वारा। तो ये आप लोगों को मैंने आज 3-4 टॉपिक्स अलग अलग बताया। मैंने 2 ठने बताया आप लोगों को, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां बताया, ब्रेडिंग आर्क विधि और प्रकटीकरण विधि बताया। 2 विधि बताया मैं आप लोगों को कोलाइडी विलयन बनाने की। और भी विधियां होती है जिसको आगे की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। साथ में मैंने आप लोगों को स्वर्ण संख्या भी बताया, रक्षी कोलाइड का रक्षण शक्ति को मापने वाला। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था वैद्युत कण संचलन बताया था, जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन जो होता है उसकी प्रकृति और उसके बारे में, है ना, उसके जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, वो सब जानकारी आप लोगों को दिया है। अगले क्लास में कोलाइडी विलयन जो है उसके और अन्य जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।